तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स एमए सेमेस्टर 1 का सीसी पेपर 1, ठीक है, कोर पेपर 1। देखिए आप लोगों ने यार इतना कमेंट किया, विशेष रूप से स्वाति जी ने कि यार प्लीज़ भैया, प्लीज़ सर नहीं भैया मुझे बोलिएगा, ठीक है, या फिर दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स में सीसी पेपर 1 एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जो बोलिएगा, जो भी बोलना है बोल लीजिए। 2 साल का कोर्स होता है, आप सभी को मालूम है। पहला सेशन है आपका, पहला सेमेस्टर है, और प्रत्येक सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 सेमेस्टर होगा, 16 पेपर होंगे। सभी के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे अपलोडेड कर दिए जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए इकोनॉमिक्स पेपर 1 सेमेस्टर 1 का पहला पेपर, फुल मार्क्स आपका 70 होता है, ठीक है। एंड क्वालिफाई करने के लिए आपको इस पेपर में पास करने के लिए 28 नंबर लाना होता है। 28 नंबर लाना ही होगा, जी हाँ दोस्तों, उसके बिना काम नहीं चलेगा दोस्त। और आपका जो 30 मार्क्स है वह आपको कॉलेज की ओर से दिया जाएगा। फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 70 नंबर इस पेपर में और 30 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। उसमें इंटरनल एग्जाम होता है, आपके अटेंडेंस वगैरह देखी जाती है अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं तो। उसके बाद मास्टर के साथ आपका कैसा तालमेल बनता है, तो अच्छा सा तालमेल भी बना के रखिएगा, बहुत ज़रूरी है मार्क्स लाने के लिए। एंड बीएड वगैरह वगैरह आप करते हैं तो मार्क्स अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रखता है यार। देखिए यहाँ पे इसका आंसर या तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश, दो में से किसी भी एक भाषा में कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी अदर भाषा में नहीं कर सकते। अगर आप किसी अदर राज्य से रहते हैं जहाँ की क्या बोल सकते हैं कि विशिष्ट भाषा ही है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में है या फिर गुजरात में है तो गुजराती चल जाएगा, या फिर पश्चिम बंगाल में है तो बांग्ला चल जाएगा। ये तो हो गया एक्स्ट्रा नॉलेज। अब हम लोग काम की बात कर लेते हैं बिना समय गवाए। देखिए ग्रुप ए बी सी करके 3 खंडों में बांटा गया है आपके पेपर को, और मेन चीज़ हमारा है देखना ये कि क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन प्रश्न किस टाइप से बन रहे हैं। तो मैं बोलते बोलते कभी हिंदी बोलते बोलते अपना मातृ जो लैंग्वेज है मदर टंग खोटा उस पर आ जाता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखिए पहला है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। 10 बनाएंगे 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सॉल्व किए गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे फिर से अपने से सॉल्व करें, अपने टेक्स्ट बुक की सहायता लें या फिर गूगल से सहायता लें। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला सेक्शन ए 20 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको निम्न सारणी से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के आपका 5 के उत्तर दें। अब आइए देखते हैं जी। तो यहाँ पे सारणी दिया गया है, सारणी देख लीजिए अच्छा से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उत्पादन की इकाइयाँ दी गई हैं, यानी कि यूनिट प्रोड्यूस। उसके बाद आपका दिया गया है कुल आगम, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, और फिर टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कितने पैसे लगे हैं, कुल लागत, पैसे या फिर जो भी बोलिएगा, जो भी डाटा है। देखिए डाटा इधर दिया गया है 0 1 2 3 4 5, और इधर कुल आगम यानी कि आय भी बोल सकते हैं आप लोग, 0 100 180 250 290 और 300 है। और इधर टोटल जो है आपका कॉस्ट है 0 50 110 180 270 और 380 है। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि तीसरे इकाई की सीमांत आगम कितनी है, ठीक है। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसिंग द थर्ड यूनिट, तो कितना है देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो तीसरे के कितने हैं जी, कितना आएगा आंसर आप लोग निकाल लीजिए। यार मुझे तो मालूम भी नहीं है, इकोनॉमिक्स मैंने 12th के बाद ही छोड़ दिया था, और मेरा तो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता तो मैं हेल्प कर सकता था। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको केवल क्वेश्चन ही बता सकता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, तीसरे इकाई की सीमांत आगम कितनी है। तीसरे इकाई की सीमांत आगम कितनी है, डाटा देखिए एंड वहाँ पे आप आंसर करते जाएंगे। फिर भी यहाँ पे आंसर कर दिया गया है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हिंट ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप स्वयं सकते हैं तो खुद से ही ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें इकाई की सीमांत लागत कितनी है। व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 5th यूनिट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उत्पादन के कौन से स्तर पर सीमांत लागत आगम के बराबर है। जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत जो है आपका, वह किस आगम, किस रेवेन्यू के बराबर है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, और यह पूछा गया है कि 4 इकाई के उत्पादन पर शुद्ध लाभ क्या है। व्हाट इज द
लेवल ऑफ नेट बेनिफिट्स व्हेन 4 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका नेट यूनिट क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ। देख लीजिए 0, 70, 0, 70, 70, दो गो ऑप्शन तो यहाँ पे सेम दे दिया है यार। हैं देखिए ना 70, 70 और 20, तो यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ गलती की है। अब आता है 1, 5 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 5 ही है, 5वां भाग। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्पादन के चौथे इकाई पर शुद्ध सीमांत लाभ क्या है। कुल मिलाकर यह क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 मार्क्स का था। 5 छोटे छोटे क्वेश्चन भागों में बांट दिया इसको, ठीक है। और उत्पादन के चौथे इकाई पर शुद्ध सीमांत लाभ क्या है वो पूछा गया है। व्हाट इज द मार्जिनल नेट बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द 4th यूनिट। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपके सबको सॉल्व कर लीजिएगा घर पे, और ज़्यादा हो तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, किसी भी प्रकार का जो होता है ना एजिटेशन, फेयरनेस, डर, वो ना रहे। तो उत्पादन के चौथे लागत की सीमांत शुद्ध लाभ हो गया ये। अब आइए देखते हैं हमारा अगला। तो क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है 1 का 6 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा जी, कॉलेज जाने में निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित लागत है। तो देख लीजिए कॉलेज जाने में कौन सा अंतर्निहित लागत है। पहला है शिक्षा शुल्क, यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे कुछ इंग्लिश अच्छा नहीं है इसका, ट्यूशन फी लिखा है यार, जबकि कोचिंग होना चाहिए, कोचिंग भी इंग्लिश वर्ड है, कोच ना। तो शिक्षा शुल्क एडुकेशन फी होना चाहिए, ट्यूशन फी लिखा है यहाँ पे। बी नंबर है किताबों की लागत, यानी कि कॉस्ट ऑफ बुक्स। सी नंबर है कमरे एवं ठहराव, यानी कि रूम एंड आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉड्स। और नेक्स्ट है चौथा ऑप्शन आपका फॉरगन मजदूरी। तो फॉरगन मजदूरी तो होगा ही नहीं जी, फॉरगन मजदूरी कहाँ से होगा ना, वेजेस, तीन ही में से कुछ होगा। तो देख लीजिए हिंट भी किया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 7 नंबर है आपका कि माइक्रो अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उदाहरण कौन है। और एक चीज़, अगर आपके सेमेस्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स है तभी पेपर काम में आएगा, नहीं तो मुश्किल है दोस्त। देख लीजिएगा एडमिट कार्ड में वहाँ पे लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे, आप सेफ हैं, ठीक है। और नहीं है तो फिर देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट है और कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि माइक्रो अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक, ठीक है। देखिए सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है, तो पहला उदाहरण है आपका मुद्रास्फीति, मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव है, इंग्लिश में भी दिया गया है, द इम्पैक्ट दैट द मनी सप्लाई हैज इन्फ्लेशन, ठीक है। बी नंबर है आपका, यहाँ पे ये हो गया माइक्रो अर्थशास्त्र निम्नलिखित में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। बी नंबर है आपका सॉफ्ट ड्रिंक के कीमतों में वृद्धि के कारण। सी नंबर है संघीय घाटे के बजट का प्रभाव, संघीय घाटा ये चला गया वहाँ पे सेंट्रल लेवल और चौथा है आपका कि कीमत वृद्धि एवं बेरोजगारी के बीच व्यापार बंद, ठीक है। तो ये था 4 ऑप्शन, देख लीजिए कौन सा सही है, आपको कौन सा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच फैक्टर अमोंग फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यार भूख भी लग गया है और आप लोग के लिए रात को वीडियो बना रहा हूँ। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन है, स्थिर साधन फिक्स फैक्टर, यानी कि बी नंबर है आपका परिवर्तनशील साधन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वेरिएबल, ऊपर अप डाउन हो रहा है वेरिएबल फैक्टर्स, या फिर दोनों। तो जहाँ तक राय है दोनों ही मारिएगा, यहाँ पे ये शायद गलत है तो चेक कर लीजिएगा यार, मुझे इकोनॉमिक्स से ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्त, फिर से मैं झूठ मूठ का विद्वान नहीं बनना चाहता हूँ यहाँ पे। 9 नंबर है आपका, अगर उपभोक्ता के आय में वृद्धि हो जाए तो एक्स वस्तु के मांग वक्र क्या होंगे बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कि
क्या होगा पहला ऑप्शन, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो क्या होना चाहिए, आवश्यक रूप से अपवर्तित रहेगा, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, अनचेंज्ड। बी नंबर है दाएं या बाएं परिवर्तित हो जाएंगे, में शिफ्ट आइदर टू द राइट और लेफ्ट। और सी नंबर है आवश्यक रूप से दाईं ओर परिवर्तित होगी। और डी नंबर है आवश्यक रूप से बाईं ओर परिवर्तित होगी। तो विल किधर होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, आंसर कर लीजिएगा। एंड अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपके सरसरा के ख़त्म हो जाएगा पेपर। यहीं तक थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किस प्रकार के बाजार में फर्मों की संख्या सबसे अधिक रहती है। जो बाजार है वहाँ पे किस प्रकार के फर्मों की संख्या सबसे अधिक रहती है। इन विच टाइप्स ऑफ मार्केट डू यू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फर्म्स। तो किस टाइप के बाजार में होती है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार। बी नंबर है पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन जिसको हम लोग बोलते हैं। सी नंबर है आपका पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार। और डी नंबर है विभेदात्मक प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन देखने के बाद पता लग गया होगा कि इस टाइप से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव शुरू होता है, यहाँ से अब आपको लिखना होगा ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है लिखना होगा, यहाँ पे 5 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। कितने, 5 अंकों वाले आपको 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 4 का आंसर कीजिएगा 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो कीजिएगा आप लोग 100 से 150 शब्दों के बीच में कीजिएगा। कितना, 100 से 150 शब्दों के बीच में, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो इतना नंबर, इतना वर्ड्स तो लिखना ही पड़ेगा दोस्त, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो पहला है कि उदासीनता वक्र के द्वारा आप प्रभाव, प्रतिस्थापना प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, क्या पड़ेगा, क्या है जी, उदासीनता वक्र के द्वारा आप प्रभाव, प्रतिस्थापना प्रभाव एवं कीमत प्रभाव क्या होगा ये बताना है कि ये जो कर्व होगा किस टाइप से होगा। इनकम इफेक्ट, यार लाइट चला गया है, 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए हम लोग जला लिए हैं लाइट। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे उदासीनता वक्र के द्वारा आप प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट बाय इंडिफरेंस कर्व। एंड आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम, यानी कि जो लॉ होता है आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन का, वो बताना है कि क्या क्या नियम है यार, न्यूटन के लॉ जैसा बता दीजिए ना। चौथा क्वेश्चन है आपका, केवल 4 के ही आपको आंसर करने हैं। यहाँ पे टोटल आपके 7 क्वेश्चन दिए हैं, केवल 4 के ही आंसर करने हैं। ठीक है, जो आप आसानी से कर पाए उसी को कीजिएगा। कुर्नों का द्व्याधिकार मॉडल पे आप लिख सकते हैं। 5 नंबर है सम सीमांत उपयोगिता नियम। छठा है आपका हिग्स के उपभोक्ता बचत का जो नियम है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं ये हिग्स, उनके विचारों को लिखना है। एंड 7 नंबर क्वेश्चन है आपका अल्पाधिकार के अंतर्गत पूर्ण क्वार्टेल एवं कीमत निर्धारण। ठीक है, तो परफेक्ट मॉडल ऑफ आपका क्वार्टेल इन ओलिगोपोली एंड प्राइस डिटर्मिनेंस। तो डिटर्मिनेशन ये क्या है जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्त, मालूम नहीं, मुझे अजनबी जैसा लग रहा है इस पेपर के साथ। आगे देखते हैं ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में आपको जो है यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के आंसर करने हैं और यहाँ पे वर्ड्स की संख्या भी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा एंड 10 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको जो करना होगा वह करना है कितना में कीजिएगा, तो कर लीजिए आप 200 से 300 वर्ड्स के बीच में। अगर आप इतना लिख लेते हैं तो आपको 10 में से 8 नंबर इजीली मिल जाते हैं, अगर आपका आंसर टू द पॉइंट होता है तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है
केवल 3 का ही आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख दिया है, मी कैन लिख दिया है ना, एम कैन मीन है जी, हाँ MEN है, सी जैसा लग रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद आपको बताना है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। काउ डगलस, ये कौन है काउ डगलस, कौन सा अर्थशास्त्री है, उनके उत्पादन का जो फलन आलोचनात्मक दिया है सिद्धांत, उनके बारे में कमियों को निकालना है, आलोचनात्मक समीक्षा करना है। जहाँ भी आलोचनात्मक की बात करें, आलोचना क्रिटिसिज्म की बात करें, आपको उनकी जो भी कमियाँ होंगी उन कमियों को नोट कर देना है, पॉइंट वाइज कर दें, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कमी नंबर 1, कमी नंबर 2। 9 नंबर क्वेश्चन है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागत वक्र की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। जो रेखा होती है अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत वक्र, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या करें। एकाधिकार के अंतर्गत जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन आपका संतुलन होता है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। तो यार वीडियो बनाने के चक्कर में एक लाइन भी कट गया, अब लाइन कब आएगा तब जाके खाना बनाएंगे। चलिए, पहला चीज़ है पढ़ाई, आप लोग का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, किसी का भी पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए दोस्त। जहाँ तक आपके अगर अगल बगल में भी कोई हो तो उनकी हेल्प कीजिएगा। एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन की व्याख्या करें। और अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंप्लेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स MA या फिर PG जो बोलिएगा, PG MA MCOM MSc, इन तीनों को PG बोलते हैं। जैसे कि BA BCom BSc, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, UG बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको PG बोलते हैं। एंड इसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। तो इसके बाद जो भी पेपर होंगे CC1 CC2 CC3 से लेकर के CC 16 तक के सभी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा हो कुछ भी, क्लास 8 से लेकर के PhD तक के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। बाकी आपकी मर्जी, यार ना करें तो भी खुश रहेंगे। थैंक यू।